दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों के बारे में। तो दोस्तों, भारत पर ज़्यादातर यूनानी, शक, हुन, कृष्ण ने ज़्यादातर भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, एक समय पर हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अमीर, संपन्न, समृद्ध व सोने की प्रचुरता होने के कारण भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत का उत्तर पश्चिम भाग भारत का प्रवेश द्वार था। यहाँ से विदेशी लोग यात्री, व्यापारी के रूप में भारत आए थे। तो भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण करने वाले का नाम महमूद गजनवी था। वह सुबुक्तकीन का बेटा एवं कट्टर मुसलमान था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। पानीपत की हार के बाद मराठों की शक्ति का ख़त्म हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन उसने भारत पर राज किया था। दोस्तों, अगर बात करें मोहम्मद गोरी की, भारत में सबसे पहली हार कहाँ हुई थी, तो मोहम्मद गोरी गौर का शासक था। वह गुजराती की समृद्धि से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। अब वह गुजरात पर भी अधिकार जमाना चाहता था। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंश के मूल राजवित्या का शासन था। गौरी ने अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया था। उन्होंने आबू पर्वत के निकट काइंद्रा नामक स्थान पर गौरी का सामना किया था। गौरी की सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई। मोहम्मद गौरी अपनी पराजित सेना को लेकर भाग निकला। यह मोहम्मद गौरी की सबसे बड़ी हार। दोस्तों, अगर बात करें 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के सभी आक्रमणकारियों के बारे में बात करें, तो नंबर पहले पर आता है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 8वीं शताब्दी पर भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। उसने देवल पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इस युद्ध में दाहिर वीरतापूर्वक लड़ते हुए मर गया। कासिम ने बहुत से लोगों की हत्या की तथा बहुत से मंदिरों को तोड़ा। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने 15,000 सैनिकों के साथ किले के भीतर से ही हमला बोल दिया। अंत में सीमित साधनों के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए उसने जोहर किया। इसके उपरांत दाहिर के पुत्र जयसिया ने भी संघर्ष जारी रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दोनों बेटियां को बंदी बना लिया। नंबर 2 पर आता है महमूद गजनवी, जिसने 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी एक कट्टर मुसलमान शासक था। इस्लाम धर्म के प्रचार व प्रसार एवं भारत की धन संपदा को लूटने की इच्छा से उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में उसने भारतीय शासक जयपाल पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर के बहुत बार लूटने के बाद सोमनाथ भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया एवं मंदिर की अपार धन संपदा को भी लूट लिया। नंबर 3 पर आता है मोहम्मद गौरी, जिसने भारत पर 12वीं शताब्दी में आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले 1175 से 1176 ईस्वी में मुल्तान व कच्छ पर आक्रमण किया। 1178 से लेकर 1180 ईस्वी के बीच उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें उसे अनहिलवाड़ा के नरेश से करारी हार का सामना करना पड़ा। 1180 से लेकर 1182 के बीच गौरी ने पेशावर तथा लाहौर पर आक्रमण किया। 1185 से लेकर 1186 ईस्वी में उसने दोबारा पंजाब पर आक्रमण किया। 1190 ईस्वी में उसे भटिंडा पर जीत हासिल हुई। 1191 ईस्वी में थानेसर से 14 मील दूर तेराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने 1 वर्ष बाद पूरी ताकत से 1192 ईस्वी में फिर हमला किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पूरी वीरता से लड़े, पर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।
नंबर 4 पर आता है मंगोल के आक्रमण, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। मंगोल मध्य एशिया की खान बदोश जाति थी। इस जाति ने चंगेज खान के नेतृत्व में मध्य एशिया के बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 13वीं व 14वीं शताब्दी में मंगोल भारत भूमि के लिए खतरा बन गए। 1241 ईस्वी में मंगोल ने लाहौर पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। 1245 ईस्वी में मंगोलों ने मुल्तान को विजय कर लिया। मंगोल का अंतिम हमला 1327 में हुआ। नंबर 5 पर तैमूर के आक्रमण आते हैं, जिन्होंने 14वीं शताब्दी पर भारत पर आक्रमण किया। तैमूर समरकंद का शासक था। उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण की सूचना मिलते ही दिल्ली के सुल्तान भाग खड़े हुए। तैमूर ने दिल्ली में कत्लेआम किया, भारी मात्रा में हीरे जवाहरात लूट कर ले गया। बहुत से युद्धबंदियों को दास बनाकर मुस्लिमों को बेच दिया। इसी तरह बाबर ने 16वीं शताब्दी में, नादिर शाह ने 18वीं शताब्दी में और अहमद शाह ने भी 18वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, अगर हम बात करें विदेशी आक्रमणकारियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, मंगोल जाति के चंगेज खान को छोड़कर बाकी सभी इस्लामी आक्रमणकारी थे। इनमें से अधिकांश आक्रमणकारियों ने सांप्रदायिक उत्साह अथवा जिहाद का सहारा लिया। इन सभी आक्रमणकारियों ने भयंकर लूटपाट व कत्लेआम किया। विदेशी आक्रमणकारी अनैतिक युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। तुर्की व अरबों की सेनाओं में अच्छे नस्ल के घोड़े थे। आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ा, यहाँ तक कि साहित्यों को जला दिया, जिससे भारतीय शासकों का मनोबल व आत्मविश्वास टूट गया। सभी आक्रमणकारियों को वीरता व साहस से भरी भारतीय जनता के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। भारतीय हिंदू शासकों के आदर्शों व नैतिकता का विदेशी आक्रमणकारियों ने जमकर लाभ उठाया। अब दोस्तों, अगर बात करें विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़े, तो नंबर 1 पर आता है इस्लाम का प्रसार। अरबों व तुर्कों में इस्लाम धर्म को फैलाने का जोश था। इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ अनेक उलेमा व मौलवी भारत आए। उन्होंने भारत में इस्लाम का प्रसार किया, लालच का सहारा लिया, लेकिन फिर भी वे इस्लाम का प्रसार नहीं कर पाए। जन धन की हानि। 1000 से 1025 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत से धन लूटना चाहता था। अधिकांश आक्रमणकारी भयंकर लूटपाट व कत्लेआम कर गए। उनके द्वारा नालंदा व विक्रमशिला के मठों में भी आग लगा दी गई। कला व साहित्य को आघात। गजनवी के आक्रमण में भारतीय मूर्तियों व मंदिरों को तोड़ने की बात भी उभर कर सामने आई। मथुरा, कन्नौज व सोमनाथ में इमारतों, धर्मस्थलों को तोड़ दिया गया। ये मंदिर, मूर्तियाँ और कला हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अनेक कलाकारों व शिल्पकारों को अपने साथ गजनी ले गया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा बौद्ध विहार को आग लगा दी, जिससे अनेक पुस्तकें व पांडुलिपियाँ जल गई। शिक्षा व भाषा का अभाव। तुर्कों के भारत में आगमन से शिक्षा केंद्रों का ह्रास हुआ। एक मद्रास प्रणाली की शुरुआत हुई। तुर्कों के आगमन से फारसी भाषा का उदय हुआ। भारत में भारतीय साहित्य व भाषा पर इसका प्रभाव पड़ा। इस प्रकार विदेशी आक्रमणों का भारतीय कला, संस्कृति, भाषा, शिक्षा, दर्शन, स्थापत्य आदि सभी पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, ये सब तो था भारत पर हुए विदेशी आक्रमण के बारे में। लेकिन अगर सोचिए, अगर भारत पर विदेशी आक्रमण ना हुए होते तब भारत के हालात कैसे होते।
दोस्तों, भारत पर हुए आक्रमणों ने सर्वप्रथम देश की राजनीतिक शक्तियों को धक्का पहुंचाया है। राजनीतिक रूप से भारत कमज़ोर होता गया। हर आक्रमणकारी शासक ने सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने का कार्य किया। भारत पर यह आक्रमण न हुए होते तो भारत राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होता। विदेशी आक्रमणकारियों ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई। यदि ये आक्रांत अपार धन संपत्ति की लूटपाट न करते तो आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की कला व साहित्य को तहस नहस कर दिया। उन्होंने प्रसिद्ध इमारतों व कलाकृतियों को तोड़ दिया, साहित्य को जला दिया। भारतीय साहित्य व कला के क्षेत्रों में विश्व गुरु का स्थान रखता था। पर ये आक्रमण न होते तो कला व साहित्य अपने चरम उत्कर्ष पर होती। इस्लाम का आगमन न होता, भारत एक सशक्त हिंदू राष्ट्र होता। भारत का दर्शन, सनातन परंपरा, संस्कृति, कला, साहित्य, धर्म आदि बहुत व्यापक व प्रसिद्ध थे, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इन्हें बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। यदि ये आक्रमण ना होते तो आज भारत विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध होता। दोस्तों, भारत पर सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि अंग्रेज़ों ने भी राज किया। अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 वर्ष से अधिक राज किया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे व्यापार करने, लेकिन उन्होंने पूरे देश पर राज किया और हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। दोस्तों, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान के समय में हमारे हालात भी अच्छे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।